सन 1904 में थॉमसन ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो जाने के बाद इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में ऐसा बताया कि जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह से वितरित रहते हैं जैसे कि एक तरबूज में उसके बीज होते हैं। इसलिए इनके इस परमाणु मॉडल को जो है तरबूज वाला मॉडल भी कहते हैं या इंग्लिश में प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इनके मॉडल में इन्होंने अपने मॉडल की तुलना की एक तरबूज के समान या तरबूज से। जैसे एक तरबूज होता है, आपने देखा होगा, तरबूज एक बड़ा सा गोलाकार होता है। उस गोलाकार भाग को इन्होंने परमाणु माना। हालांकि तरबूज बहुत बड़ा है और परमाणु बहुत छोटा होता है, ये अलग है। हम उसके साइज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी केवल तुलना कर रहे हैं आकार से कि परमाणु गोलाकार और उसी तरह से तरबूज भी गोलाकार होता है। तो इन्होंने परमाणु को धनावेशित एक गोला माना तरबूज के समान। और जब तरबूज को काट के उसके अंदर देखते हैं तो हम उसके जो बीजें हैं चारों तरफ जो हैं समान रूप से पूरे में वितरित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी तरबूज के बीज के समान पूरे में वितरित रहते हैं। हालांकि इनका जो मॉडल है अन्य वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज जो है उनकी व्याख्या नहीं कर पाया था और बाद में फिर उसके रदरफोर्ड का मॉडल भी आया, तो उनके आधार पर जो है वो ज़्यादा सही मॉडल प्रस्तावित किए गए और उसके बाद ये वाला जो मॉडल है अस्वीकार कर दिया गया इनके मॉडल को। देखें इन्होंने कैसे दिखाया था। ऐसा मान लें कि ये कोई एक परमाणु है, धनावेशित गोला है, परमाणु है और इसके अंदर जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चारों तरफ इस तरह से वितरित होते हैं। तो इन्होंने अपने जो है परमाणु मॉडल को इस तरह से बताया कि ये पूरा जो धनावेशित गोला है ये पूरा परमाणु है और उसके अंदर तरबूज के बीज के समान ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे में वितरित हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की जो है परमाणु के अंदर स्थिति को बताने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया जिसे रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। इस प्रयोग में इन्होंने सोने की पतली पन्नी ली और जो लगभग उसकी मोटाई थी 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, लगभग इतनी मोटी उन्होंने पन्नी ले ली। उस पन्नी के ऊपर उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्राप्त अल्फ़ा कणों की बौछार की। तो अल्फ़ा कणों की बौछार होने पर उन्होंने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया और क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाले वो सब अपन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ऐसा मान लें कि ये एक गोलाकार जो है ये एक परमाणु है। मान लीजिए सोने की जो पन्नी ली है उसका ये परमाणु है। ठीक, इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग में यहाँ पर चारों तरफ जो है एक धातु की पत्ती लगाई, उस पर जिंक सल्फाइड की उन्होंने कोटिंग कर दी। धातु की पत्ती ले ली है और उस पर अंदर की तरफ यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग है यहाँ पर। अब ये जो उन्होंने सोने की पतली पन्नी ली, मान लीजिए कि उस सोने की पतली पन्नी का ये एक परमाणु है, हम एक परमाणु को लेकर इसको समझ रहे हैं। इस पर उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्राप्त अल्फ़ा कणों की बौछार की, यहाँ से अल्फ़ा कणों की बौछार की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सभी जो हैं अल्फ़ा कण हैं और अल्फ़ा कण पर होता है धन आवेश। अल्फ़ा कण, धन आवेशित अल्फ़ा कणों की बौछार की सोने की पतली पन्नी के ऊपर, और ये सोने की पतली पन्नी का एक परमाणु है
जब इन्होंने बौछार की तो और पीछे यहाँ पर धातु की एक जो है लगभग अर्धवृत्ताकार एक प्लेट लगी हुई है और जिस पे अंदर की तरफ जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग इसलिए की गई कि जब ये अल्फ़ा कण जा कर के वहाँ टकराएंगे जिंक सल्फाइड से तो वहाँ पर एक चमक उत्पन्न करते हैं। तो उस चमक से ये मालूम हो जाता है कि ये जो कण हैं वो कहाँ जाके टकरा रहे हैं और उन कणों के जाने की दिशा क्या है ये मालूम हो जाती है। देखें तो इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि कुछ अल्फ़ा कण जो थे वो सीधे आर पार निकल जाते हैं, ख़ास तौर से वो अल्फ़ा कण जो परमाणु के बाहरी भाग से जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये परमाणु है, इसके बाहरी भाग से ये जा रहा है और ये जा रहे हैं, तो ये देखिए बाहरी भाग से जो जा रहे थे वो आर पार सीधे निकल जाते हैं। ये ऐसे मालूम होता है क्योंकि ये जब जाके यहाँ टकराएंगे और जहाँ जिस जगह पर यहाँ टकराएंगे तो वहाँ पर ये चमक उत्पन्न करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ चमकेगा और ये यहाँ टकराएंगे तो ये यहाँ पर जाके चमक उत्पन्न करते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि बाहरी भाग से जाने वाले अल्फ़ा कण परमाणु में से आर पार निकल जाते हैं। कुछ अल्फ़ा कण जो थोड़ा सा परमाणु में अंदर की तरफ से जा रहे थे तो वो अपने पूर्व चलने वाले मार्ग से विचलित हो गए और कुछ बाहर की तरफ ये इस तरह से मुड़ जाते हैं। और ये वाले यहाँ बाहर की तरफ जाके यहाँ टकरा रहे हैं तो इनका यहाँ टकराना ये शो करता है कि ये कुछ कोण से बाहर की तरफ मुड़ रहे हैं। कुछ और अल्फ़ा कण जो और अंदर से जा रहे थे, जब और ज़्यादा अंदर से गए तो वो कुछ ज़्यादा ही डिग्री से लगभग 90 या 90 से ज़्यादा डिग्री के कोण ये मुड़ गए। तो ये यहाँ से हमें जिंक सल्फाइड से मालूम हो रहा है। जिंक सल्फाइड पे यहाँ जाके चमक उत्पन्न करेगा, इसका मतलब कोई कण यहाँ से आया है मुड़ के यहाँ आ गया, यहाँ से गया है मुड़ के यहाँ आ गया, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ चमक उत्पन्न कर रहा है। तो 90 या 90 से भी ज़्यादा डिग्री के कोण से ये मुड़ जाते हैं कुछ अल्फ़ा कण। अब जब कुछ अल्फ़ा कण इतने ज़्यादा डिग्री से मुड़ रहे हैं तो इनका मुड़ना ये शो करता है कि परमाणु के भीतरी भाग में, परमाणु के केंद्र में कोई भारी धन आवेशित गोला है। कैसे मालूम हुआ कि धन आवेशित गोला है? क्योंकि अल्फ़ा कण जो है इन पर भी धन आवेश है और हम जानते हैं कि धन और धन समान आवेश जो होंगे, जब समान आवेश आमने सामने आएंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो धनावेशित अल्फ़ा कण जब अंदर गए यहाँ पर और यहाँ अगर धनावेश होगा अंदर तभी तो धन और धन जब सामने आएंगे, आमने सामने आएंगे, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण ये बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। इससे सिद्ध हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अल्फ़ा कण बहुत कम, ये कहें लगभग 20,000 में से एक अल्फ़ा कण कह सकते हैं कि लगभग 20,000 में से एक अल्फ़ा कण जो अपने पूर्व जो जा रहा था और अपने ही चलने वाले पूर्व मार्ग पर वापस आ जाता है। लगभग सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में अगर आप ध्यान से देखें तो एक अल्फ़ा कण ये जा रहा था और ये यहाँ से मुड़ के अपने ही मार्ग पे वापस लौट आया, यानी जिस मार्ग पे गया उसी पे वापस आ गया। बहुत कम कण होते हैं ऐसे, लगभग 20,000 में से एक आध कण लौट कर आता है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है, जो धनावेशित गोला जिसको कहा जा रहा है या जिसको नाभिक कहते हैं, वो उसका जो आयतन है वो परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत छोटा है। तो ये तो प्रेक्षण हो गए। इन प्रेक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाले हैं, ज़रा उनको देखें। निष्कर्ष नंबर 1 ये है कि अल्फ़ा कण बाहरी भाग से गए और सीधे आर पार निकल गए। इससे सिद्ध हो गया कि परमाणु का जो बाहरी भाग है वो खोखला है। खोखला होगा तभी तो उसमें से कण निकल के आर पार चले जाएंगे। दूसरा, अल्फ़ा कण जो है अपने पूर्व, जो अंदर की तरफ से अल्फ़ा कण चल रहे थे, वो अपने चलने वाले पूर्व मार्ग से विचलित हो जाते हैं और बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु के भीतरी भाग में कोई भारी धनावेशित गोला है जहाँ से प्रतिकर्षण होता है। और भारी धनावेशित गोला जब परमाणु के केंद्र में सिद्ध हो जाता है तो इसका मतलब हम जानते हैं कि धनावेशित कण परमाणु के अंदर कौन सा होता है? प्रोटॉन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के जो प्रोटॉन है वो उसके नाभिक में, उसके केंद्र में होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन की उपस्थिति सिद्ध हो जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं कि लगभग 20,000 में से एक कण, यानी बहुत कम कण, अपने जिस मार्ग पे गए उसी मार्ग पे वापस लौटकर आ गए। इससे सिद्ध हो जाता है कि जब चूँकि बहुत कम कण लौट कर आ रहे हैं,
20,000 में से एक कण लौट के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये हो जाते हैं रदरफोर्ड के निष्कर्ष। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष में 2 दोष हैं मुख्य। इसमें पहला वाला जो दोष है इसको देखें अपन, वो है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या न कर पाना। ये पहला दोष है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ना कर पाना। जेसी मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने इन्होंने बताया कि जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है, मतलब गति करता है, तो गति करते समय उससे विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, मतलब ऊर्जा में कमी आती है उसकी। और जब उसकी ऊर्जा में कमी आएगी तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है परमाणु के अंदर, उसकी कक्षा का आकार छोटा होता जाएगा। कक्षा का आकार छोटा होगा मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार गति करते समय नाभिक के पास में आता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाके गिर जाएगा। और नाभिक में जाके गिर जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु नष्ट हो जाएगा। जबकि परमाणु नष्ट नहीं होता है, ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ये आपने डाल्टन थ्योरी में पढ़ा था कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। जबकि रदरफोर्ड के अनुसार उन्होंने मैक्सवेल के आधार पर ये बताया, या मैक्सवेल के प्रयोग के आधार पर ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है नाभिक के चारों ओर, देखें इसको हम डायग्राम समझें। जैसे मान लीजिए ये नाभिक है और ये परमाणु की कक्षा है और उसमें ये इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन है जब ये चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर, तो मैक्सवेल के अनुसार कि आवेशित कण जब गति करता है तो वो क्या करता है, विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, ऊर्जा में कमी आएगी तो नाभिक के पास में भी आएगा। उसके आधार पे रदरफोर्ड ने बताया कि कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, गति करते करते ये विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और ऊर्जा जब उसकी कम होती जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर काटते हुए नाभिक के पास में आता जाएगा इस तरह से। और जब नाभिक के पास में आता जाएगा तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन अंत में जाके कहाँ गिर जाएगा, नाभिक के अंदर गिर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन जाके। और जब इलेक्ट्रॉन जाके नाभिक में गिर जाएगा, एक एक करके सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे, तो बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं। जब बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब बाहरी भाग भी समाप्त, तो बचा रह जाएगा केवल नाभिक। इसका मतलब कि परमाणु नष्ट हो गया। जबकि जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये तो पहले ही सिद्ध हो गया। परमाणु स्थायी है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या इनके नियम के आधार पर नहीं हो सकती है। ये दोष है इनके नियम में एक। दूसरा दोष देखें, परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या ना कर पाना, ये दूसरा दोष है इनका। परमाणु का जो स्पेक्ट्रा लिया गया तो परमाणु का स्पेक्ट्रा प्राप्त हुआ है विविक्त स्पेक्ट्रा। सामान्यतः जो स्पेक्ट्रम है या परमाणु वर्णपट हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक विविक्त और एक सतत, यानी एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। तो परमाणु स्पेक्ट्रा, जैसे परमाणु स्पेक्ट्रा हम आपको बता रहे हैं, स्पेक्ट्रा शब्द बना है स्पेक्ट्रम से या वर्णपट से। ऐसा समझ लीजिए कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो प्रत्येक परमाणु अणु या प्रत्येक पदार्थ की एक पहचान होती है। जैसे मनुष्यों की पहचान उनके हाथ का जो है फिंगरप्रिंट होता है। सभी के हाथ में जो है अपना अपना फिंगरप्रिंट है, उसका सबका पैटर्न अलग अलग है। कोई भी 2 व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जिनके फिंगरप्रिंट दुनिया में बिल्कुल एक समान हो, है ना। तो फिंगरप्रिंट हमारी आपकी सबकी पहचान है। उसी तरह से समझ लें कि प्रत्येक परमाणु अणु या प्रत्येक जो पदार्थ है
सब की पहचान उसकी स्पेक्ट्रम होती है, उसके स्पेक्ट्रम में कुछ रेखाएं होती हैं और सभी की रेखाएं एक समान कभी नहीं होती हैं। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक परमाणु अणु में कम से कम एक लाइन तो ज़रूर भिन्न होती ही है। उन्हीं रेखाओं का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को ही हमने स्पेक्ट्रम यहाँ पर या स्पेक्ट्रा कहा है। तो ये मान के चलिए कि जो स्पेक्ट्रम या जो स्पेक्ट्रा है वो पदार्थ की पहचान है या पदार्थ का फिंगरप्रिंट है, जिससे हम उस पदार्थ को पहचान सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये दो दोष हो गए।